आज मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। फरवरी आज 15 हो चुकी है। 15 फरवरी तक, जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक हमारी जो भी करंट वो सारे इसमें। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है, भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस पेश की गई। यानी कि भारत ने अपनी पहली एसी डबल डेकर बस जो इलेक्ट्रिक बस है वो कहाँ पर शुरू की, कहाँ पर कुछ चलाया है, या कैसे उसको उसने स्टार्ट किया है, इसके रिगार्डिंग ये पूछा गया है। अगर हम इसकी आंसर की ही बात करेंगे तो आंसर आपका राइट। भारत की जो पहली एसी बस है वो कहाँ पर चलाई गई है? मुंबई में। मुंबई में उसको अभी कल जो हमारा कल बीत चुका है उसमें इसको स्टार्ट किया गया है। अगर हम इस बस की बात करेंगे तो ये क्या होगी, और इलेक्ट्रिक बस है तो इसमें और क्या क्या फैसिलिटीज पब्लिक को मिलेगी। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि ये एक डिजिटल टिकटिंग बस होगी, जिसके अंदर आपको डिजिटल टिकट मिलेगा। यानी कि जैसे हम अपने यूपीआई पेटीएम वगैरह जो भी आप मनी ट्रांसफर करते हैं, ऐसे ही आप टिकट रिसीव कर सकते हैं डिजिटल, जो जैसे कि अभी इंडियन रेलवे अपना डिजिटल टिकट देता है, ऐसे ही इस बस में भी आपको डिजिटल टिकट मिलेगा। साथ ही साथ में इसमें सीसीटीवी कैमराज होंगे जो हर एक मोमेंट के ऊपर खबर रखेंगे, क्योंकि इस बस में कोई भी अनहोनी ना हो जाए, इसलिए इन सारी चीजों को देखते हुए सीसीटीवी टीवी कैमराज के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है या इसमें लाइव किया गया है। इसके बाद में इसमें लाइव ट्रैकिंग सिस्टम भी होगा कि आप चेक कर सकते हैं कि आपकी बस अभी किस जगह पर है। स्टॉपेज अगर इसमें दिए गए हैं कि यह बस सुबह 6, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं कि यह बस सुबह 6 बजे से दिल्ली से रवाना होगी और शाम को 6 बजे मुंबई पहुंचेगी, तो आप बीच का टाइम भी अपना चेक कर सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में बस कहाँ पर है, अभी इसकी लाइव लोकेशन कहाँ पर है। ये रहेगा। साथ ही साथ इस बस के अंदर डिजिटल डिस्प्ले भी रहेगा, जो सारी घटनाएं या उसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं उससे रिलेटेड या बस से रिलेटेड आपको बार बार दिखाता रहेगा या सूचित करता रहेगा। और इसमें इमरजेंसी सिस्टम भी दिया गया है कि किसी तरह का कोई पैनिक ना हो। अगर कोई पैनिक होता है तो इसमें एक बटन दिया गया है इमरजेंसी के लिए कि कोई भी अनहोनी अगर बस के साथ होती है तो इमरजेंसी बटन जैसे ही आप दबाएंगे तो बस ऑन द स्पॉट रुक जाएगी, उसकी विंडोज ओपन हो जाएगी। साथ ही साथ अगर इसमें हम बात करें पैसेंजर कैपेसिटी इसकी कितनी रहेगी, तो इसमें 100 पैसेंजर, 100 पैसेंजर इसमें एक साथ में बैठ सकते हैं। और इसको शुरू करने का जो निर्णय दिया गया है या जो इसने शुरू किया, जिसने इसको हरी झंडी दिखाई है, वो श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा शुरू शुरू की गई है, सुचारू रूप से चलाई गई है। जो मुंबई में हमारी पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस है वो नितिन गडकरी जी के द्वारा चलाई गई है। अगले 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? अगर हम बात करेंगे कि ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन श्रीमती, हमारा ये बन जाता है कि 13 फरवरी क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि यहाँ इस दिन श्रीमती सरोजनी, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती सरोजनी नायडू का बर्थडे आता है, बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। और अगर इनके हम बर्थ की बात करें तो इनका जन्म 13 फेब 1870 का जन्म हुआ था। और इसको हम नेशनल वुमेन्स डे के नाम से भी मनाते हैं। और अगर हम इसकी बात करेंगे कि ये 13 फरवरी को जो अब की बार रिसेंटली अभी 2 दिन पहले सेलिब्रेट किया गया है, तो उनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी ये? तो ये थी उनकी 135वीं 135th एनिवर्सरी उनकी ये थी। और अगर इन्हीं के ऊपर हम बात करें कि सरोजनी नायडू कौन थी, कैसे थी, जब ये 12 साल की थी तो उन्होंने एक कविता लिखी थी अपनी। और भारत की पहली लेडी गवर्नर भी हमारी श्रीमती सरोजनी नायडू जी ही थी। जो भारत की पहली लेडी या महिला गवर्नर जिसको हम बोल सकते हैं थी, वो श्रीमती सरोजनी नायडू जी थी। और इनके करियर की बात करें तो 1925 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, इसमें प्रेसिडेंट के पोस्ट पर थी। साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अवार्ड भी दिया था, और जिसका नाम था केसरी हिंद मेडल, जो इनको मिला था उसको मैं राइट कर देता हूँ। केसरी ए हिंद मेडल, केसरी ए मेडल जो इनको मिला था, ये केसरी हिंद मेडल किसने दिया था इनको? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था इनको 1928 में, यानी कि हमारा देश आजाद होने से पहले इनको केसरी हिंद मेडल भी दिया गया था, जो गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था। और ये ऐसी पहली लेडी थी जो 1932 यानी कि आजादी से पहले साउथ अफ्रीका में गई थी बिहाफ ऑफ इंडिया, इंडिया के लिए या इंडिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए साउथ अफ्रीका में गई थी 1932 में, 1932 में। और ये हमारी पहली लेडी गवर्नर भी रह चुकी है, जो मैंने आपको बताया है। और अगर हम केवल क्वेश्चन की बात करते हैं कि 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन श्रीमती सरोजनी नायडू पीएम ने महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई। जो उनकी 200वीं जयंती मनाई गई थी महर्षि दयानंद सरस्वती जी की, तो वो कहाँ पर मनाई गई है? इनकी एनिवर्सरी मनाई गई है कहाँ पर? दिल्ली। केवल आंसर बन जाता है कि महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती न्यू दिल्ली में मनाई गई है। और अगर हम इनकी बात करें कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने क्या बेस्ट किया था, क्या इन्होंने अच्छा किया था, तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। 1875 में उन्होंने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना
महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने की थी, साथ हो रही है, घटना हो चुकी है उनके रिगार्डिंग। तो क्वेश्चन हमारा ये है, उच्च न्यायालयों में नियुक्त मुख्य न्यायाधीश कौन है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। जो अभी हमारा एक स्टेट है जम्मू कश्मीर, उसमें से लद्दाख को अलग किया गया और जम्मू कश्मीर को अलग किया गया। तो उनके जो उच्च न्यायालय उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश अभी हमारे जो सिलेक्ट किए गए हैं वो है जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जस्टिस आप देख लेना खुद से, जो इनका पूरा नाम है वो लिख देता हूँ, एन कोटेश्वर सिंह। गुजरात उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश कौन है हमारे? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा जस्टिस सोनिया गिरिधारी गोखनी। सोनिया गिरिधारी हरी गोखनी, ये मतलब गुजरात की न्यायाधीश हैं, जो अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है इन्होंने, ये 14 फरवरी में जिनको नियुक्त किया गया है। जितने भी मैं आपको न्यायाधीश बता रहा हूँ सभी सभी ने 14 फरवरी ज्वाइन किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में नियुक्त मुख्य न्यायाधीश कौन है? जो गुवाहाटी आसाम में है वहां के उच्च न्यायालय में अभी जो उसको अपॉइंट किया गया है वे कौन है? वे है संदीप मेहता। संदीप उच्च न्यायालय के तो उड़ीसा के न्यायाधीश हैं हमारे जसवंत सिंह, न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। अभी उन्होंने क्या किया, कुछ राज्यपाल को नियुक्त किया है या चेंज किया है। तो वे कौन कौन है? अगर हम इसकी बात करेंगे तो मैं आपको वर्बली बोलते चला जाऊंगा, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश। मैं राइट भी करता हूँ साथ ही में, अरुणाचल प्रदेश। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश एपी के कौन है? ये है जी आपके कुलवालिया त्रिवरम परिनायक, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल है ये, कुलवालिया त्रिकरण करण परिनायक। परिनायक त्रिपुरण परिनायक है। सिक्किम की हम बात करें तो सिक्किम के जो हमारे हैं वह है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। झारखंड, झारखंड के हमारे हैं सीपी राधा कृष्णन। सीपी राधा कृष्णन झारखंड के जो अभी रिसेंटली नियुक्त किए गए हैं। एचपी हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे, शिव प्रताप शुक्ला, शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। आसाम, आसाम के हैं गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद, गुलाब चंद कटारिया। इसके बाद में आंध्र प्रदेश की हम बात करेंगे, अगेन एपी, आंध्र प्रदेश के हमारे अब्दुल नजीर, एश ए बी, एश अब्दुल नाजीर, अब्दुल नाजीर। और छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ के जो अभी हैं ये है जी विश्वभूषण, विश्वभूषण हरिचंदन। और अभी मणिपुर के भी चेंज हुए हैं, मणिपुर, तो मणिपुर के जो अभी रिजेंटली है अनुसुईया विखे, अनुसुईया विखे। और नागालैंड, नागालैंड के भी अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, तो नागालैंड के हमारे लेफ्टिनेंट गणेशनन, लेफ्टिनेंट गणेशन। और साथ ही साथ में मेघालय, मेघालय, मेघालय के जो अभी प्रेजेंट है बाबू चंदन। और बिहार, बिहार के हैं अभी जो भी रिसेंटली चेंज हुए हैं राजेंद्र विश्वनाथ, राजेंद्र विश्वनाथ। और लद्दाख, लद्दाख के हैं अभी बीओ मिश्रा,
बीओ मिश्रा और साथ ही महाराष्ट्र। भाई, ये हमारे राष्ट्रपति नोट करती हैं। अगर कोई भी डाउट आपका है तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करते रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश के साथ उच्चतम न्यायालय में पूर्ण क्षमता वापस। पूर्ण क्षमता वापस यानी कि जो वहां पर न्यायाधीश बैठते थे, उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश बैठते थे, उनकी शॉर्टेज चल रही थी, वो पूरी नहीं बैठ रही, तो पूरे बैठने के लिए उनको कितने और में जोड़े गए या कितने और को नियुक्ति दी गई, वे कितनी हम बात करते हैं तो फुल स्ट्रेंथ वहां पर 34 होती है। और इसमें जोड़े गए हैं वे हैं राजेश बिंदल और अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जी को उच्च न्यायालय में, राजेश बिंदल जी और अरविंद कुमार जी को नियुक्ति दी गई है, जिनकी जो ज्वाइन करने के तुरंत बाद वहां पर फुल स्ट्रेंथ हो गई 34। और अगर हम इसकी बात करें कि ये लास्ट स्ट्रेंथ हमारी कब थी, यानी कि 34 हमारे 34 जो हमारे न्यायाधीश है वो लास्ट टाइम कब पूरे थे, तो वे थे सितंबर से नवंबर के बीच में 2019 में, यानी कि कोविड से पहले तक फुल स्ट्रेंथ के साथ में न्यायाधीश बैठते थे। लेकिन कोविड में दो न्यायाधीश शॉर्टेज हो गए थे क्योंकि दो का रिटायरमेंट हो गया था ये 2023 में, लेकिन ये प्रपोजल रखा गया था 2022 में। और इनकी रिसेंटली अभी जनवरी में ज्वाइनिंग दी गई है, और जो ज्वाइन किया उनका नाम है राजेश बिंदल जी और अरविंद कुमार। ये हमारे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहेंगे अभी, और इनको मिलाकर वहां पर टोटल फुल स्ट्रेंथ हमारी हो गई है 34। अब पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 पदक तालिका में महाराष्ट्र शीर्ष पर हैं। अब ये 2022 वाले हम कॉमनवेल्थ, सॉरी, खेलो यूथ गेम्स की बात कर रहे हैं, खेलो इंडिया गेम्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये 2023 में किए गए हैं क्योंकि कुछ परेशानियां होने की वजह से इनको 2022 में सेलिब्रेट या इनको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। अब इनको ऑर्गेनाइज किया गया है जनवरी और फरवरी 2023 में। तो इसमें हम बात करेंगे सब महाराष्ट्र शीर्ष पर हैं। लेकिन महाराष्ट्र शीर्ष पर होने के बाद उसके मेडल कितने हैं, हम टोटल मेडल की अगर हम बात करेंगे, अगर उनकी हम बात करें तो 161 उसने टोटल मेडल मेडल लिए हैं। ऐसे अगर हम गोल्ड की बात करें तो 56 उसके गोल्ड है, मैं जी लिख देता हूँ यहाँ पर, और 50 उसके सिल्वर के ब्रॉन्ज है। ये उसकी मेडल रहे हैं अब तक, जो अभी गेम्स चल रहे हैं उसमें वो टॉप पर है, यानी कि पहले नंबर पर है। और अगर हम बात करते हैं कि सेकंड नंबर पर कौन है, तो सेकंड है ऐसे ही हरियाणा के जो टोटल मेडल अब तक है वो 128, यानी कि 128 है। और उनके इंडिविजुअल हम बात करें तो 41 उसके और 55 की ब्रॉन्ज है अभी तक। रिसेंटली तक हम आज की बात करें एमपी में सेलिब्रेट होता है, एमपी की अगर हम बात करें तो एमपी थर्ड पोजीशन पे इसमें चल रहा है, क्योंकि एमपी के जो मेडल अब तक हैं वो टोटल है 96। और गोल्ड की बात करेंगे तो 39 गोल्ड के साथ और 37 ब्रॉन्ज मेडल उसके पास है। जो मैंने गोल्ड एक्सपोर्ट सिल्वर और बी4 ब्रॉन्ज हमारे मेडल्स हैं, जिसमें महाराष्ट्र सबसे ऊपर चल रहा है अभी, हरियाणा सेकंड नंबर पर, और एमपी जो इसको अपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहा है, यानी कि एमपी गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सुमन गिल व ग्रेस स्कोलेविच को आईसीसी मेंस एंड वुमेन्स प्लेयर ऑफ जनवरी का खिताब दिया गया। अब जो हमारे सुमन गिल्स हैं वो इंडिया के बैट्स प्लेयर हैं, और इनको ये अवार्ड जनवरी में दिया गया। लेकिन ये अवार्ड किसको मिलता है, ये उसको मिलता है जो अपने एक साल में मैक्सिमम ज्यादा रन बनाता है, यानी कि टोटल एक साल में ज्यादा ज्यादा कितने रन कोई प्लेयर बना रहा है उसको ये अवार्ड आईसीसीआई के द्वारा दिया जाता है। तो हम पिछले साल की बात करें, यानी कि जब सुमन गिल ने अपने यहाँ पर टोटल स्कोर बनाया है 567, तो उनका हाईएस्ट स्कोर है 500। सुमन गिल का स्कोर है 567, 567 उन्होंने रन बनाए हैं। ऐसे ही अगर हम ग्रीसस क्लैव की बात करें, है वो 293, 293, तो अभी 23 ईयर्स ओल्ड है जिनको ये अवार्ड मिला है। और ये जो हमारी लेडी प्लेयर है ग्रेस स्क्लेविस की, तो ये अभी 19 ईयर ओल्ड है जिन्होंने 293 रन लास्ट ईयर में अपने बनाए हैं, और आईसीसीआई ने इनको ये वुमेन्स और मेंस अवार्ड इनको दिया है। और लास्ट टाइम की अगर हम बात करें तो लास्ट अवार्ड भारत में किसको मिला था, तो ये विराट कोहली जी को 2022 में मिला था, यानी कि 21 से 22 में उन्होंने अपने जो रन बनाए थे ये अवार्ड विराट कोहली को मिला था। और अब की बार ये 22 से 23 के बीच में जो सेशन हमारा गया है, इसमें 567 रन एक साल में सबसे ज्यादा बनाए सुमन गिल ने, तो सुमन गिल को ये अवार्ड। फीफा क्लब विश्व कप फाइनल, रियल मैड्रिड में अल हाल को हराकर रिकॉर्डेड पांचवा क्लब विश्व कप जीता। अब ये किसने जीता पांचवा, रियल मैड्रिड ने अल हाल को हराकर, अल हाल क्या है, सऊदी अरब है, सऊदी अरब को हराकर इसने ये फाइनल मैच जीता है, जिसको इसने हराया। और ये मैच कहाँ पर हो रहा था, हमारा मैक्सिको में हो रहा था। जिस क्वेश्चन की हम बात करें, फीफा का विश्व कप था, ये क्लब का वर्ल्ड कप था जो अभी रियल मैड्रिड ने जीता है, और उसने मैक्सिको को हराया। और ये साथ ही साथ अगर हम इनकी रियल मैड्रिड की बात करें तो ये विश्व कप ये पहले भी 4 बार जीत चुका है। अगर हम इसकी इन अवार्ड की बात करेंगे, पहला
14 में जीता था, दूसरा इन्होंने फिर 16 में जीता, और तीसरा इन्होंने 17 में जीता, और फोर्थ इन्होंने 2018 वाला जीता, यानी कि कंटिन्यू जीते गए, और फिर उन्होंने 2023 वाला जीता है। ये जो इन्होंने मैच जीता है, और ये सऊदी अरब को हराकर इसने यही मैच या यही विश्व कप 5 बार जीत चुका है, रियल मैड्रिड। चलिए अगले क्वेश्चन की रिकॉर्ड शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने। अब रोहित शर्मा ने तीनों प्रारूप यानी कि 3 तरह के आईसीसीआई के टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें इन्होंने शतक लगाया है। शतक यानी कि तिरा शतक, तिरा 3 डिजिट वाला शतक जो इन्होंने लगाया है। और वो मैक्सिमम की हम बात करें, शतक हमारा 100 से भी स्टार्ट होता है और 99 पे भी जाता है। तो मैक्सिमम अगर इनकी बात करें तो मैक्सिमम रन इन्होंने जो T20 में लगाया, और टेस्ट सीरीज तो ओडी रन बनाए 2017 में, 2000 लगाया था, 208 मैक्सिमम रन बनाए थे, और ये बनाए थे किसके खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ। तो T20 भी इन्होंने 2017 रन इन्होंने बनाए थे 118, यानी कि 118 रन भी इन्होंने 2017 में ही बनाए थे, और ये भी इन्होंने दिसंबर 2017 में बनाए थे, श्रीलंका के खिलाफ ही इन्होंने ये इतिहास रचा था। और अगर हम इनकी बात करते हैं कि इन्होंने एक और T20 की हम बात करें तो T20 में एक और इन्होंने शतक अपना बनाया था, जिसमें इन्होंने 212 रन बनाए थे। और ये कब बनाए थे? इन्होंने 2019 में। ये इन्होंने क्या अक्टूबर 2019 में बनाए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जब साउथ अफ्रीका के साथ मैच लगा था। अगर हम इनके टोटल शतक की भी बात करें तो 30 शतक के मार चुके हैं। अभी हम एक लास्ट इसमें बचा था हमारा टेस्ट टेस्ट मैच की। अगर हम इनकी बात करेंगे तो उन्होंने टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन कब बनाए? 2013 में। 2013 में उन्होंने 117 रन बनाए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जब ये टेस्ट मैच खेल रहे थे। और टोटल इनकी अगर हम बात करेंगे, टोटल 100 जो 30, यानी कि 30 शतक ये अब तक लगा चुके हैं। सारे 13 शतकों की अगर हम बात करनी है कि चाहे वो ओडीआई में है हमारा, या T20 में है, या हमारा टेस्ट मैच में है, जो ये अब तक अपने सारे शतक लगा चुके हैं, वो अब तक 30 है इनके। और पहला ओडीआई में इन्होंने 2017 में लगाए थे, जिसमें 208 रन बनाए थे। फिर T20 में इन्होंने 2 शतक लगाए थे मैक्सिमम डिजिट वाले, 2017 में इन्होंने 118 रन बनाए थे, और 2019 में इन्होंने 212 रन बनाए थे, जो बनाए थे इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ। और टेस्ट मैच का अगर हम बात करें तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने 2013 में 117 रन बनाए थे। और हम जो दूसरा मैंने इसमें T20 लिखा हुआ है वो इनका एक था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 2019 वाला साउथ वाला श्रीलंका के, यानी कि 30 बार ये सेंचुरी मार चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अयप्पा साहेब धर्माधिकारी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? अयप्पा धर्माधिकारी महाराष्ट्र भूषण अवार्ड अभी किसको दिया गया है? तो ये अयप्पा साहेब है एक, जिनको धर्माधिकारी राष्ट्रीय भूषण अवार्ड दिया गया है। और ये राष्ट्रीय भूषण अवार्ड देता कौन है? तो ये राष्ट्रीय भूषण अवार्ड देता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ही ये देता है। अगर हम इसके अवार्ड की बात करें तो इस अवार्ड में टोटल मनी इनको मिलती है 25 लाख अमाउंट मिलता है। और अप्पा साहेब की अगर हम बात करेंगे तो अप्पा साहेब को पद्म श्री अवार्ड भी 2017 में मिल चुका है। और हम केवल इसी धर्मा अधिकारी राष्ट्रीय महाराष्ट्र भूषण अवार्ड की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 1995 में शुरू किया गया था। 1995 में इसको शुरू किया गया था, लेकिन पहला अवार्ड दिया गया था 1996 में, यानी कि 1996 में पहला अवार्ड इन्होंने दिया था। और ये मिलता किस किस में है? स्पोर्ट्स में मिलता है, लिटरेचर में मिलता है, आर्ट में और साइंस में। जो बेस्ट परफॉर्मेंस देता है उसको ये अवार्ड मिलता है। और इस अवार्ड की जो राशि है वो 25 लाख यानी कि 25 लाख रुपए इसमें मिलती है। और ये अवार्ड हर अगला क्वेश्चन हमारा राजा राम मोहन राय 2023 पत्रकार एबी के प्रसाद। अब जो राजा राम मोहन राय 2023 का पत्रकार है एबी के प्रसाद, वो इनको मिला है एबी के प्रसाद जी को। राजा राम मोहन राय का जो अवार्ड है ना, वो इनको दिया गया है 2023 में। इसको दिया गया है राजा राम मोहन राय अवार्ड, जो 2023 वाला था। और ये अवार्ड की हम बात करें तो ये अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? तो ये अवार्ड जाता है जर्नलिस्ट के लिए, जर्नलिज्म के लिए, यानी कि जो भी हमारे प्रेस रिपोर्टर्स होते हैं उनको, जो अपनी भी जर्नलिस्ट के लिए अकॉर्डिंग वर्कआउट करते हैं, उनको राजा राम मोहन रॉय अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। तो 2023 का जो राजा राम मोहन रॉय अवार्ड दिया गया है वो शुरू किया गया था जर्नलिज्म के लिए, जर्नलिस्ट को देने के लिए। 75 इनके अगर हम ये हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। आज की इस क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे करंट अफेयर के अभी तक हैं, फरवरी 14 तक के हैं। आगे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। रिक्वेस्ट आप सभी से है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि नई नई जो क्लासेस आ रही हैं या जो भी मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहा हूँ वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाए। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।